डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 76। अगस्त्य की बातें सुनकर और उसके होठों को अपने गालों पर चलता हुआ महसूस करके किट्टू डर रही थी। उसने डरते हुए कहा, किट्टू की हब्बी, किट्टू को सच में डर लग रहा है। आप ऐसे डराओ मत ना। अगस्त्य ने बेहद धीमी आवाज में उसके गर्दन को चूमते हुए कहा, किट्टू मेरी जान, तुम क्वीन हो ना। क्वीन डरती नहीं है, बल्कि दूसरों को डराती है। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। कोई 100 ईयर्स का किंग नहीं था। जो पहले किंग था उसकी मौत हो चुकी थी, और उसके बाद में उसका प्रिंस था, इसलिए उसके बाद मुझे किंग बनाया गया। अगस्त्य की बात सुनकर किट्टू बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, पर प्रिंस तो किंग के बेटे को बनाते हैं ना, तो फिर क्या फादर इन लॉ किंग है? पर फादर इन लॉ तो जिंदा है। किट्टू की बात सुनकर अगस्त्य ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, जरूरी नहीं कि किंग का बेटा ही प्रिंस बने। किंग किसी को भी प्रिंस बना सकता है, और उसने मुझे प्रिंस बनाया था। खैर, ये सारी बातें छोड़ो, कल से तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। अगस्त्य की बात सुनकर किट्टू की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने अगस्त्य की तरफ देखते हुए कहा, मतलब हब्बी? किट्टू की बात सुनकर अगस्त्य ने उसके दोनों गालों को चूमते हुए कहा, कल से तुम एक नॉर्मल लड़की नहीं, बल्कि यहाँ की रानी बन जाओगी। कल तुम्हारा राज्य अभिषेक है। तुम्हें इंपीरियल ग्रुप की क्वीन के तौर पर सम्मानित किया जाएगा। कल सबके सामने तुम्हारा राज्य अभिषेक होगा। तुम्हें क्राउन पहनाया जाएगा, और तुम कल से इंपीरियल ग्रुप की क्वीन की गद्दी को संभालोगी। अगस्त्य की बात सुनकर किट्टू की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने अगस्त्य की तरफ देखकर एक्साइटेड होते हुए कहा, मतलब वैसे ही जैसे लंदन की क्वीन संभालती है। हमने देखा था उनके सर पर एक ब्यूटीफुल सा क्राउन होता है। क्या किट्टू के सर पर भी होगा? किट्टू की बात सुनकर अगस्त्य ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, लंदन की क्वीन सिर्फ लंदन संभालती है, इंग्लैंड की क्वीन सिर्फ इंग्लैंड को संभालती है, पर तुम पूरे इंपीरियल ग्रुप को संभालोगी, जो इंपीरियल ग्रुप पूरी दुनिया को चलाता है। अगर इंपीरियल ग्रुप चाहे तो पूरी दुनिया को एक साथ बर्बाद कर सकता है। इंपीरियल ग्रुप में हजारों मेंबर्स हैं, पर उनमें से सबको यहाँ पर आने की इजाज़त नहीं है। उनमें से जो सबसे बड़े मेंबर हैं, सिर्फ उन्हें यहाँ पर आने की इजाज़त है। उन सबके पास इतना पैसा है कि वो 10 देश आराम से खरीद सकते हैं, और मैं किंग हूँ तो मेरे पास उन सब का पैसा है, तो मैं चाहे तो अभी के अभी पूरी दुनिया को बर्बाद कर सकता हूँ। अगस्त्य की बात सुनकर किट्टू को कुछ समझ तो नहीं आ रहा था, पर वो ये जरूर समझ गई थी कि उसके हब्बी दुनिया में सबसे ज्यादा पावरफुल है। उसने अगस्त्य की तरफ देखकर क्यूट सी स्माइल के साथ कहा, हब्बी, किट्टू ने माही की नोवेल में पढ़ा था, जहाँ पर माफिया किंग अंडरवर्ल्ड किंग होता था। क्या आप माफिया किंग या अंडरवर्ल्ड किंग हो? बोलो। किट्टू की बात सुनकर अगस्त्य ने उसके गालों पर अपनी उंगली चलाते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं। अंडरवर्ल्ड किंग और माफिया किंग मेरे नीचे आते हैं। मैं उन सभी का लीडर हूँ। आई एम इंपीरियल किंग। अगस्त्य की बात सुनकर किट्टू ने अपने गाल पर उंगली रखते हुए कहा, इसका मतलब किट्टू भी सबसे बड़ी होगी। किट्टू की बात सुनकर अगस्त्य ने उसके गालों को छूते हुए कहा, तुम सबसे ऊंचे पोजीशन पर रहोगी, क्योंकि किंग पर अगर कोई हुक्म चलाता है तो वो सिर्फ क्वीन है। समझ में आया तुम्हें? इसलिए कल से सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ। तुम्हें अपनी बहुत सारी आदतें छोड़ने होगी। मैं तुम्हारे बचपने को कभी खत्म नहीं होने दूंगा, पर अब तुम्हें अपने बचपने के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों को भी संभालना होगा। तुम्हें बेवकूफ़ी करना अलाउड है, पर सिर्फ मेरे सामने। दुनिया के सामने तुम्हें स्ट्रांग बनना होगा, क्योंकि अब तुम नॉर्मल लड़की नहीं, बल्कि क्वीन हो। अगस्त्य की बात सुनकर किट्टू ने क्यूट सी स्माइल के साथ कहा, डोंट वरी किट्टू के हब्बी, किट्टू सबके सामने बेवकूफ़ बनती नहीं है। किट्टू बहुत इंटेलिजेंट है, और किट्टू सबके सामने डेविल किट्टू बनकर रहती है। किट्टू की बात सुनकर अगस्त्य ने उसके गालों पर अपनी उंगली चलाते हुए कहा, वेरी गुड, अब तुम आराम करो। मुझे यहाँ का कुछ जरूरी काम निपटाना है। 1 हफ्ते के बाद तुम्हारा राज्याभिषेक होने वाला है। अगस्त्य की बात सुनकर किट्टू उसकी तरफ देखते हुए कहा, फिर हम यहाँ पर कब तक रहेंगे हब्बी? हम वापस नहीं जाने वाले क्या? मुझे सबकी अभी से याद आ रही है। किट्टू की बात सुनकर अगस्त्य ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अब हम यहीं पर रहने वाले हैं। किट्टू ने जैसे ही अगस्त्य की बात सुनी, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। अगले ही पल उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अगस्त्य की तरफ देखते हुए कहा, आप झूठ बोल रहे हो ना?
हम यहाँ पर क्यों रहेंगे? हम अपने घर जाएंगे। अपने घर? ब्यूटीफुल मदर इन लॉ, ब्यूटीफुल फादर इन लॉ, मही, दादू, दर्शन, कियांश, नीतू दादी, रियांश भाई, मम्मा, डैडी सबके पास वापस जाएंगे ना? किट्टू की बात सुनकर अगस्त्य ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, हम वापस जाएंगे पर अभी नहीं। अभी हमें यहाँ पर बहुत दिनों तक रुकना है। अगस्त्य की बात सरकार किट्टू ने रोते हुए कहा, कब तक रुकना है? सबने कहा था कि हनीमून सिर्फ 1 हफ्ते या 15 दिन का होता है, मतलब हम 15 दिन के बाद वापस चले जाएंगे ना? किट्टू की बात सुनकर अगस्त्य ने कहा, नहीं, हम यहाँ पर 6 महीने तक रुकने वाले हैं, उसके बाद ही हम वापस जा सकते हैं। अगस्त्य की बातें सुनकर किट्टू की आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। उसने अगस्त्य के सीने पर मारते हुए कहा, किट्टू को यहाँ पर नहीं रहना है किट्टू के हब्बी। किट्टू को यहाँ पर ज्यादा दिन तक नहीं रहना है। ये बहुत ब्यूटीफुल जगह है, पर किट्टू को सबसे ज्यादा अच्छा अपने परिवार के साथ लगता है। आप समझते क्यों नहीं हो? किट्टू की बात सुनकर अगस्त्य ने उसकी नाजुक सी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत करके उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, और तुम क्यों नहीं समझ सकती हो कि हम यहाँ पर ज्यादा दिन तक इसलिए रह रहे हैं क्योंकि हम यहाँ की क्वीन और किंग है। हमें अपने अंपायर को संभालना होता है। पिछले कई सालों से मैं यहीं पर रह रहा था और अभी भी मैं यहीं पर रहना चाहता हूँ, पर मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर नहीं रह सकता, पर इसका ये मतलब नहीं कि हम अभी के अभी चले जाएंगे। चुपचाप आराम करो, मैं कल तुम्हें बताऊंगा कि यहाँ पर 6 महीने तक हमें क्या करना है। ये कहते हुए अगस्त्य वहां से चला गया। वहीं उसके जाते ही किट्टू रोते हुए बैग पर अपने हाथ पटकने लगी। उसकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। उसने पाउट बनाकर दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा, किट्टू के हब्बी जालिम है, किट्टू के हब्बी बुरे हैं, किट्टू बात ही नहीं करेगी। ये कहते हुए किट्टू पेट के बल बेड पर लेट गई। उसकी आंखों से अभी भी आंसू निकल रहे थे। उसने खुद से कहा, हमें अपने घर जाना है, अपनी फैमिली के पास। किट्टू के पास कितनी ब्यूटीफुल फैमिली है, सब लोग किट्टू से कितना सारा प्यार करते हैं, और किट्टू के जालिम हब्बी किट्टू को यहाँ पर रखना चाहते हैं, पर किट्टू यहाँ पर नहीं रहेगी। ये कहते हुए किट्टू सुबक रही थी। वहीं दूसरी तरफ अगस्त्य बाहर आकर राजा की तरह एक कुर्सी पर बैठ गया। आसपास सभी लोग उसके सामने सर झुकाकर खड़े थे। तभी उनमें से एक आदमी ने अगस्त्य के सामने अपना सर झुकाते हुए कहा, किंग, आपको नहीं लगता कि क्वीन कुछ ज्यादा इमेच्योर है? हम इस तरह से इतनी बड़ी जिम्मेदारी एक इमेच्योर लड़की को नहीं दे सकते। उसने इतना कहा ही था कि वहां पर साइलेंट माहौल छा गया। अगस्त्य ने अपनी गर्दन को टेढ़ा करके उस इंसान की तरफ देखते हुए कहा, तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? क्या मेरी वाइफ इस जिम्मेदारी को संभालने के लायक नहीं है? ये कहते हुए अगस्त्य की आंखें बेहद डरावनी हो गई। उसकी बात सुनकर सामने खड़े इंसान ने अपनी घबराहट को छुपाते हुए कहा, किंग, आपने गलत किया। मैंने कहा था कि मेरी बेटी इस पोजीशन के लिए बेस्ट है, आप उसके साथ शादी कर लीजिए, पर आपने। उसने इतना कहा ही था कि अगस्त्य ने चिल्लाते हुए कहा, डोंट यू डेयर, तुम्हारी बेटी की औकात नहीं है कि वो किंग के साथ शादी कर सके। अगस्त्य की बात सुनकर उस आदमी के हाथों की मुट्ठी बंद गई, पर उसने कुछ भी नहीं कहा। किंग के सामने ऊंची आवाज में बात करने की किसी की भी हिम्मत नहीं थी, न ही किसी को इसकी इजाजत दी गई थी। जो भी किंग के साथ बदतमीजी करता है, उसे किंग कोई भी सजा दे सकते थे, और बाकी मेंबर्स को भी उसे रोकने का इजाजत नहीं थी। अगस्त्य ने उस आदमी की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी बेटी मेरी वाइफ की नौकरानी बन सकती है। अगर चाहो तो उसे यहाँ पर नौकरानी बनाकर बुला सकते हो। अगली बार से अपनी गटर जैसा मुंह अब मेरे सामने मत खोलना। ये कहते हुए अगस्त्य ने दूसरे आदमी की तरफ देखते हुए कहा, मीटिंग कब तक होने वाली है? आज फिर से हम डिसाइड करेंगे कि दुनिया के कौन से कोने में क्या होगा। अगस्त्य की बात सुनकर दूसरे मेंबर ने कहा, बहुत सारे मेंबर्स शाम को 5 बजे तक यहाँ पर पहुँच जाएंगे। सबको ये इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है कि क्वीन आ चुकी है, इसलिए अब सब लोग अपनी फीमेल पार्टनर्स के साथ आ सकते हैं। अब यहाँ का रूल टूट चुका है। यहाँ पर पहली बार किसी औरत ने अपने कदम रख चुके हैं, तो अब हम भी उन्हें नहीं रोक सकते उनकी फीमेल पार्टनर को लाने से। अपने आदमी की बात सुनकर अगस्त्य ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, तो मैंने कब कहा कि किसी को रोकना है? मेरी शर्त ये थी कि इस जगह पर सबसे पहले मेरी वाइफ कदम रखेंगी, उसके बाद चाहे कितनी भी औरतें आए, आई डोंट केयर। अगस्त्य की बात सुनकर सबने अपना सर हिला दिया। कुछ देर बाद वो सब लोग वहां से जा चुके थे। वहां पर सिर्फ 3 लोग बचे हुए थे। ये तीनों अगस्त्य के स्पेशल आदमी थे। उन दोनों को देखकर अगस्त्य ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, कोई नई खबर? अगस्त्य की बात सुनकर उनमें से एक आदमी ने अपना सर झुकाते हुए कहा,
बॉस डार्क लॉर्ड यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। डार्क लॉर्ड के आने के बारे में सुनकर अगस्त्य के होठों के कोने टेढ़ हो गए। डार्क लॉर्ड कोई और नहीं वेद था, जिसके बारे में दुनिया ये जानती थी कि वो बेहद क्रूर और जालिम है, पर ये कोई भी नहीं जानता था कि वेद अगस्त्य के अंदर काम करता है। इंपीरियल किंग को बस गिने चुने लोग जानते थे। अगस्त्य ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? डार्क लॉर्ड भी आएगा, बाकी लोग मीटिंग के लिए आ रहे हैं। तो दूसरे आदमी ने कहा, बॉस सब लोग क्वीन को देखना चाहते हैं, पर हमारी मानिए तो क्वीन को ताजपोशी से पहले किसी के सामने मत लेकर आइए। सभी लोग क्वीन को देखकर यही कहेंगे कि वो बच्ची है। उन सब की बात सुनकर अगस्त्य ने उन सबको घूरते हुए कहा, किसी की इतनी औकात नहीं है कि वो मेरी वाइफ के बारे में कुछ कह सके। वही इंपीरियल किंग की क्वीन बनेगी, चाहे फिर लोगों को एक्सेप्ट करना हो या ना करना हो। उन्हें इंपीरियल ग्रुप से निकलने की इजाज़त दी जाएगी। अगस्त्य की बात सुनकर उसके तीनों आदमियों ने अपना सर हिलाया और वहां से चले गए। अगस्त्य ने अपनी कुर्सी पर हाथ पटकते हुए कहा, मेरी क्वीन की जगह यहीं पर है। ये कहते हुए उसने अपने बगल में रखी हुई कुर्सी की तरफ देखा और अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। उसने अपने रूम में आकर देखा तो किट्टू पेट के बल सो रही थी। उसने किट्टू का चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो किट्टू की आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। अगस्त्य ने उसके चेहरे को चूमते हुए कहा, मैं जानता हूं कि तुम्हें तकलीफ होगी, पर यह तकलीफ तुम्हें बर्दाश्त करनी होगी। अब तुम्हारे हाथ में इंपीरियल ग्रुप आ गया है। तुम इंपीरियल ग्रुप की क्वीन हो और क्वीन को ये सब कुछ बर्दाश्त करना ही होगा। किट्टू, तुम्हारी खुशियों मेरे लिए बहुत जरूरी है, पर मैं पूरे देश को, पूरी दुनिया को चलाता हूँ, इसलिए मुझे तुम्हें स्ट्रांग बनाना ही होगा, क्योंकि मेरे बाद सेकंड पावर तुम्हारे हाथ में आएगा। ये कहते हुए अगस्त्य किट्टू के बगल में लेट गया। अगस्त्य को अपने पास महसूस करके किट्टू नींद में ही उसके ऊपर चढ़कर लेट गई। अगस्त्य भी उसके सर पर हाथ फेर रहा था और सोच रहा था कि कल से किस तरह से किट्टू की जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। उसने किट्टू के मासूम से चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारे अंदर का बचपना मैं कभी खत्म नहीं होने दूंगा, पर अब तुम्हारे अंदर समझदारी आने का वक्त हो गया है। शायद तुम्हारी दादी माँ पहले से जानती थी कि तुम्हारे साथ ये सब कुछ होगा, इसलिए वो तुमसे मुझे दूर रखना चाहती थी। ये कहते हुए अगस्त्य ने अपनी आंखों को बंद कर लिया। उसके कानों में नीतू जी के शब्द गूंज रहे थे, हमारी किट्टू को रुलाना मत। हमारी किट्टू को तुम्हारी वजह से कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सब कुछ याद करके अगस्त्य के चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। उसने खुद से कहा, परेशानी तो नहीं होगी, पर मेरी किट्टू को बदलना ही होगा। वो क्वीन है, क्वीन को अपनी जिम्मेदारियां संभालनी ही होगी। एपिसोड 77। नेक्स्ट मॉर्निंग किट्टू सुकून से सो रही थी, तभी उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसे ठंडे पानी के टब में फेंक दिया हो। उसने घबराकर अपनी आंखें खोलकर देखी तो आसपास सिर्फ अंधेरा था। उसने घबराते हुए कहा, हम कहाँ हैं? ये कहते हुए अपने आप को देखा तो इस वक्त वो जैकुजी में पड़ी हुई थी। उसने गुस्से से कहा, यहाँ पर हमें किसने डाला? ये कहते हुए उसने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो सामने अगस्त्य खड़ा था, जिसने अपने दोनों हाथों को सीने पर बंधा हुआ था। किट्टू ने गुस्से से कहा, किट्टू के गंदे हब्बी, आपने ये क्या किया? अगस्त्य ने किट्टू को घूरते हुए कहा, जल्दी से रेडी हो जाओ, हमें एक्सरसाइज करने के लिए जाना है। किट्टू ने अगस्त्य की बात सुनकर गुस्से से कहा, हमें कहीं नहीं जाना, हमें सोना है, हमें सोने दो। ये कहते हुए किट्टू उठकर खड़ी हो गई। इस वक्त सुबह के 4 बजे बज रहे थे और किट्टू महारानी उठने को तैयार नहीं थी, इसलिए आखिर में अगस्त्य उसे लेकर इस तरह से बाथरूम में आ गया था। किट्टू को देखकर अगस्त्य ने उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, किट्टू, यहाँ पर नौटंकी नहीं चलेगी। मैंने कहा था ना, यहाँ के कुछ रूल्स है। यहाँ का रूल ये है कि सबको 4 बजे उठकर एक्सरसाइज करनी पड़ती है, बिकॉज अगर हमारी हेल्थ ठीक है तभी हम कुछ कर सकते हैं। अगस्त्य की बात सुनकर किट्टू ने रोते हुए कहा, हमें नहीं बनना क्वीन, हमें घर जाना है, हमें अपनी नींद से बहुत प्यार है, हमें नहीं बनना क्वीन, हम नहीं उठेंगे, हमें घर छोड़ो। अगस्त्य ने किट्टू की बात सुनकर उसे घूरते हुए कहा, तो ठीक है, फिर मुझे किसी और को वाइफ बनाना पड़ेगा ताकि मैं उसे क्वीन बना सकूं। अगस्त्य की बात सुनकर किट्टू की आंखों में आंसू आ गए। अगस्त्य ने उसके छोटे से चेहरे को अपने हाथ में भरकर उसके माथे को चूमते हुए कहा, एक्सरसाइज करके आने के बाद सो जाना, पर यहाँ पर रूल है 4 बजे सबको ग्राउंड पर मौजूद रहना पड़ता है, और किंग को भी, और अब तुम क्वीन हो तो तुम्हें भी मेरे साथ वहाँ पर मौजूद रहना होगा। किट्टू अगस्त्य की बात सुनकर सुबक रही थी। उसने रोते हुए कहा, आप बहुत गंदे हो, आप किट्टू को सोने नहीं दे रहे हो।
किट्टू को नींद से बहुत प्यार है, आपको पता है ना। किट्टू की बात सुनकर अगस्त्य ने उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, और मुझे किट्टू से बहुत प्यार है। अब चलो जल्दी से, वरना सच में मुझे दूसरी वाइफ लानी पड़ेगी। अगस्त्य की बात सुनकर किट्टू पैर पटकते हुए क्लोजेट में रेडी होने के लिए चली गई। कुछ देर बाद अगस्त्य किट्टू के हाथ को पकड़कर उसे लेकर मेंशन से बाहर आ गया। इस वक्त अगस्त्य किट्टू को लेकर मेंशन के पीछे वाले ग्राउंड में मौजूद था। सामने 100 से भी ज्यादा लोग एक्सरसाइज के कपड़ों में मौजूद थे। अगस्त्य ने किट्टू की तरफ देखा, जो कि अभी नींद में लग रही थी। उसने किट्टू की तरफ देखते हुए कहा, किट्टू उठो। अगस्त्य की बात सुनकर किट्टू ने उदासी भरी आवाज में लगभग रोते हुए कहा, हमसे नहीं होगा, हमें नींद आ रही है, हमें जाने दो ना। अगस्त्य ने किट्टू को अपने करीब खींचते हुए कहा, यहाँ पर आने की इजाजत सबको है, पर जब तक मैं सबको छुट्टी नहीं देता यहाँ से कोई नहीं जा सकता, इसलिए अब सबकी तरह तुम भी चुपचाप एक्सरसाइज करो। ये कहते हुए अगस्त्य ने तेज आवाज में कहा, कोई गायब है यहाँ से। अगस्त्य की बात सुनकर सबने कहा, यहाँ पर सब मौजूद है। कुछ देर के बाद सब लोग वहाँ पर एक्सरसाइज स्टार्ट कर चुके थे। वहाँ पर सूर्य नमस्कार किया जा रहा था। सूर्य नमस्कार इतना ज्यादा मुश्किल था कि वो करने में किट्टू की जान निकल रही थी। आखिर में उसे नहीं हुआ और वो वहीं पर रोने लगी। अगस्त्य ने किट्टू की तरफ देखा और सबकी तरफ देखते हुए कहा, मैं और क्वीन बाहर जा रहे हैं, अब से बाकी सब लोगों को तुम हैंडल करोगे। ये कहते हुए उसने एक इंसान की तरफ इशारा किया। वो इंसान जल्दी से अगस्त्य की जगह पर आकर खड़ा हो गया। अगस्त्य ने झट से किट्टू को गोद में उठाया और उसे लेकर मेंशन के साइड में बने गार्डन के पास आ गया। उसने गार्डन में किट्टू को बिठाते हुए कहा, व्हाट हैपन। उसने एक्सरसाइज मैट को नीचे बिछाया और किट्टू के पास आ गया। किट्टू ने रोते हुए कहा, हमसे नहीं होगा, हमें नींद आ रही है। अगस्त्य ने किट्टू का चेहरा अपने हाथ में भरते हुए कहा, किट्टू तुम्हें ये सब कुछ करना होगा। मैंने कहा ना, क्वीन को खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। कल से तुम्हारी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग स्टार्ट होगी। अगस्त की बात सुनकर किट्टू की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वो जानती थी कि मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग कितनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि घर पर रियांश को सिखाने के लिए एक ट्रेनर आता था और माही ने भी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ली हुई थी। सब लोग किट्टू को भी ये ट्रेनिंग दिलाना चाहते थे, पर किट्टू ठहरी आलसियों की देवी। रो रो कर उसने जैसे तैसे नीतू जी को पटा लिया था और आखिर में नीतू जी ने उसकी आंसुओं को देखकर उसे ट्रेनिंग दिलाने का डिसीजन कैंसिल कर लिया था, पर अब उसका जालिम पति उसे ये ट्रेनिंग दिलाना चाहता था। किट्टू ने आंसू भरी आंखों से अगस्त्य की तरफ देखते हुए कहा, किट्टू के हब्बी, किट्टू को ये सब कुछ नहीं सीखना, आप हो ना किट्टू को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगस्त्य ने किट्टू की बात सुनकर उसे घूरते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है। तुम पहले प्रिंसेस थी, पर अब तुम क्वीन हो। क्वीन को खुद भी हथियार उठाना होगा और खुद भी सब कुछ सीखना होगा, इसलिए अब कोई बकवास नहीं, चुपचाप स्टार्ट करो। ये कहते हुए अगस्त्य किट्टू को अपने साथ कई डिफिकल्ट एक्सरसाइज सीखने लगा। आखिर में 2 घंटे के अंदर अंदर किट्टू का हाल बेहाल हो चुका था। वो रोते हुए अगस्त्य को जैसे तैसे खुद को छोड़ने के लिए कहने में कामयाब हो गई थी। अगस्त्य ने किट्टू के छोटे से चेहरा की तरफ देखा। 2 घंटे में वो इतना रोई थी, शायद ही इतना वो एक दिन में रोई हो। अगस्त्य ने किट्टू की तरफ देखते हुए कहा, किट्टू मेरी बात तो सुनो। किट्टू ने रोते हुए कहा, हमें क्वीन नहीं बनना है, हमें यहाँ पर नहीं रहना, ये बहुत गंदी जगह है और आप भी बहुत गंदे हो। आप किट्टू के जालिम हब्बी बन गए हो। आप किट्टू से प्यार नहीं करते, आप जानबूझकर किट्टू को परेशान कर रहे हो। किट्टू की बात सुनकर अगस्त्य ने उसे घूरते हुए कहा, मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तुम्हें स्ट्रांग बना रहा हूँ। 1 हफ्ते के बाद सिर्फ तुम्हारा राज्याभिषेक नहीं है, बल्कि बहुत कुछ होने वाला है। हमारे पास सिर्फ 1 हफ्ते का वक्त है। अगस्त्य की बात सुनकर किट्टू ने गुस्से से कहा, हमें कुछ नहीं करना। अगस्त्य ने किट्टू को घूरते हुए कहा, ठीक है, मैं दूसरी वाइफ को लेकर आता हूँ ताकि मैं उसे क्वीन बना सकूं। फिर तुम चाहो तो हमेशा हमेशा के लिए मुंबई में सबके साथ रह सकती हो, पर फिर मैं अपनी दूसरी वाइफ के साथ यहीं पर रहूंगा। अगस्त्य की बात सुनकर किट्टू ने जोर जोर से रोना शुरू किया। उसने रोते हुए कहा, आप बहुत गंदे हो, आप किट्टू को ब्लैकमेल कर रहे हो। अगस्त्य ने किट्टू के छोटे से चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, मैं तुम्हें ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तुम्हें रियलिटी बता रहा हूँ, और रियलिटी यही है कि क्वीन को ये सब कुछ सीखना पड़ता है, और अगर तुमने ये सब कुछ नहीं सीखा तो ऐसा कि मुझे किसी और को वाइफ बनाना होगा। अगस्त्य की बात सुनकर किट्टू ने रोते हुए कहा, पर किट्टू को ये सब कुछ नहीं करना आ रहा है।
किट्टू को दर्द हो रहा है। अगस्त्य ने प्यार से किट्टू के छोटे से चेहरे को अपने हाथ में भरते हुए कहा, स्टार्टिंग में तुम्हें प्रॉब्लम होगी, पर धीरे धीरे तुम सब कुछ सीख जाओगी। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा और धीरे धीरे तुम्हें सबकी आदत पड़ जाएगी। किट्टू, मैं तुम्हें बदलना नहीं चाहता, मैं बस तुम्हें स्ट्रांग बनाना चाहता हूँ। तुम्हें सिर्फ स्ट्रांग बनना नहीं है, बल्कि तुम्हें इंपीरियल ग्रुप को हैंडल करना है। अगर किसी कंडीशन में मुझे कुछ हो गया तो ये ग्रुप पूरी तरह से तुम्हारे हाथ में आ जाएगा। अगर मैंने तुम्हें क्वीन नहीं बनाया तो हमारा फ्यूचर बच्चा प्रिंस नहीं बनेगा। अगस्त्य की बात सुनकर किट्टू ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, पर आपने तो कहा ना कि पहले यहाँ का किंग कोई और था और प्रिंस आप थे, तो क्या आप किसी और को प्रिंस नहीं बना सकते? अगस्त्य किट्टू की बात सुनकर इरिटेट हो रहा था। उसने किट्टू को घूरते हुए कहा, मुझे इसलिए प्रिंस बनाया गया था क्योंकि उसकी कोई औलाद नहीं थी। किंग की वाइफ ही क्वीन थी, पर क्वीन माँ नहीं बन सकती थी, इसलिए उन्होंने मुझे प्रिंस बनाया था। और प्रिंस ही किंग बनता है और प्रिंस ज्यादातर किंग का बच्चा ही बनता है। हमारे पास सिर्फ दो ऑप्शन है, या तो मैं किंग की गद्दी को छोड़ दूं या फिर तुम क्वीन बन जाओ। अगस्त्य की बात सुनकर किट्टू ने उसकी तरफ देखकर रोते हुए कहा, तो आप किंग की गद्दी को छोड़ दो ना। वैसे भी आपके पास बहुत सारा पैसा है ना, फिर आपको किंग क्यों बनना है? किट्टू की बात सुनकर अगस्त्य ने उसे घूरते हुए कहा, अगर मैंने ये गद्दी छोड़ दी तो जितने भी दुश्मन मैंने आज तक बनाए हैं वो सारे के सारे हमारे पूरे परिवार को खत्म कर देंगे। कोई भी जिंदा नहीं बचेगा, मैं भी जिंदा नहीं बचूंगा। क्या तुम ये चाहती हो? अगस्त्य की बात सुनकर किट्टू की आंखों में डर नजर आने लगा। उसने रोते हुए कहा, नहीं नहीं, किट्टू सब कुछ सीखेगी, सब कुछ। किट्टू अपने हब्बी को कुछ नहीं होने देगी। किट्टू की बात सुनकर अगस्त्य के होठों के कोने टेढ़े हो गए। उसने किट्टू को आधा सच तो बताया था, पर आधा झूठ भी बताया था, ताकि किट्टू चुपचाप उसकी बात मान जाए। उसने किट्टू की तरफ देखा और कहा, आज के लिए बहुत है, बाकी अब शाम को होगा, अब तुम जाकर आराम कर सकती हो। ये कहते हुए अगस्त्य ने किट्टू को गोद में उठाया और उसे लेकर रूम में आ गया। किट्टू बिना कपड़े बदले दोबारा बेड पर आकर लेट गई। उसे सोता हुआ देखकर अगस्त्य ने खुद से कहा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे लिए सब कुछ बहुत मुश्किल है, पर तुम्हें ये सब कुछ करना ही होगा। ये कहते हुए अगस्त्य वहां से चला गया। दूसरी तरफ मुंबई में नीतू जी इस वक्त गुस्से से बिरला मेंशन में खड़ी होकर ऋषि जी पर चिल्ला रही थी। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारा पोता हमारी प्रिंसेस को लेकर कहाँ गया है? नीतू जी की बातें सुनकर ऋषि जी ने उन्हें शांत करते हुए कहा, कहाँ गया है इससे क्या मतलब है? क्या तुम्हें नहीं पता कि वो उसे लेकर हनीमून पर गया है? इसमें इतना चिल्लाने की क्या जरूरत है? लगता है कि तुम भूल गई हो कि अब किट्टू सिर्फ तुम्हारी पोती नहीं, बल्कि अगस्त्य की वाइफ है और वो अपनी वाइफ के साथ कहीं भी जा सकता है। ऋषि जी की बात सुनकर नीतू जी ने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारा पोता हमारी प्रिंसेस को लेकर इंपीरियल आइलैंड पर गया है, जो कि आज तक दुनिया की नजरों में नहीं आया। तुम्हें लगता है कि हम इतना सब कुछ होने के बाद चुप रहेंगे? अगर हमारी प्रिंसेस को कुछ हो गया तो? वैसे भी उस आइलैंड के बारे में काफी अजीबोगरीब किस्से सुने हैं हमने सुना है कि उस आइलैंड पर इंसान नहीं रहते, उस आइलैंड पर जंगली भेड़िए रहते हैं। अगर हमारी प्रिंसेस को कुछ हो गया तो? नीतू जी की बात सुनकर ऋषि जी ने परेशानी भरी आवाज में कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है नीतू। क्या अगस्त के पास दिमाग नहीं है जो वो ऐसी हरकत करेगा? अगर वो किट्टू को लेकर वहां पर गया है तो जरूर कुछ सोचकर गया होगा। तुम्हें इस तरह से फिक्र करने की और हमारा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऋषि जी की बात सुनकर नीतू जी ने चिल्लाते हुए कहा, अभी के अभी उसका नंबर डायल करो, हमें अभी के अभी उसके साथ बात करनी है। हमने उसका नंबर डायल किया, पर उसने हमारा नंबर ब्लॉक करके रखा है और वो कोई अननोन कॉल उठाएगा नहीं, इसलिए अब सिर्फ तुम ही उसे कॉल कर सकते हो। हमें उसके साथ बात करनी है। नीतू जी की बात सुनकर ऋषि जी ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, नीतू क्यों परेशान कर रही हो तुम? वो लोग लिविंग रूम में बात कर ही रहे थे कि तभी बाकी सभी वहां पर आ गए। आराधना जी ने नीतू जी की तरफ देखकर बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, क्या हुआ आंटी जी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? आराधना जी के सवाल को सुनकर नीतू जी ने गुस्से से कहा, तुम्हारी नालायक औलाद की वजह से तुम्हारा बेटा मेरी प्रिंसेस को ऐसी जगह पर लेकर चला गया है जहां पर इंसान ना के बराबर चाहते हैं। अगर हमारी प्रिंसेस को कुछ हो गया तो हम तुम्हारे बेटे को छोड़ेंगे नहीं। नीतू जी की बात सुनकर आराधना जी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उन्होंने परेशानी भरी आवाज में कहा, मतलब
आपने क्या कहा? वो किट्टू को ऐसी जगह पर लेकर गया है जहां पर इंसान नहीं जाते, तो फिर ये दोनों वहां पर कैसे चले गए? ये दोनों भी तो इंसान हैं। आराधना जी की बात सुनकर नीतू जी ने खुद से कहा, हम भी किस बेवकूफ से बात कर रहे हैं। एपिसोड 78। नीतू जी को कुछ ना बोलते हुए देखकर आराधना जी ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, आपने बताया नहीं। अगर वहां पर इंसान नहीं जा सकते तो फिर हमारी प्रिंसेस को लेकर अगस्त्य कैसे चला गया? नीतू जी ने ऋषि जी की तरफ देखते हुए कहा, मैंने कहा कि तुम अपने नालायक पोते को कॉल करके पूछो कि वो क्या कर रहा है। नीतू जी की बात सुनकर ऋषि जी ने कहा, उसका नंबर नहीं लग रहा है। हमने कल से काफी बार ट्राई कर लिया, उसका नंबर शायद 2-3 दिन के बाद लगेगा, क्योंकि उसने पहले बता दिया था कि वो वहां जाने के 1 हफ्ते तक हमसे बात नहीं कर पाएगा। ऋषि जी की बात सुनकर नीतू जी ने गुस्से से कहा, आखिर गया कहाँ है ये नालायक लड़का? हमें पता लगाना होगा। नीतू जी की बात सुनकर ऋषि जी ने धीरे से उसके कानों के पास आकर धीमी आवाज में कहा, तुम चाह कर भी पता नहीं लगा सकती। लगता है कि तुम भूल गई कि उसकी रियल आइडेंटिटी क्या है। जब तक वो नहीं चाहता, एक परिंदा भी उस तक नहीं पहुंच सकता। इंसान तो दूर की बात है। ऋषि जी की बात सुनकर नीतू जी ने उन्हें घूरते हुए कहा, तुम्हारे पोते के बारे में कैसे पता लगाना है, ये हम अच्छे से जानते हैं। जब बात हमारी प्रिंसेस की होती है ना, तो हम कुछ भी करने से पहले एक बार भी नहीं सोचते। नीतू जी ने घूरकर ऋषि जी की तरफ देखा और फिर वहां से चली गई। उनके जाते ही आराधना जी ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, पापा आंटी किस बारे में बात कर रही थी? कुछ भी समझ नहीं आया। कहाँ लेकर गया है अगस्त्य हमारी प्रिंसेस को? अगर उसकी वजह से प्रिंसेस को तकलीफ हुई तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। उस नालायक लड़के को हमने पहले कहा था कि हमारी प्रिंसेस को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आराधना जी की बात सुनकर माही ने उनके पास आते हुए कहा, बड़ी मॉम किट्टू भाई की वाइफ है। भाई को पता है कि उन्हें किट्टू के साथ कैसे रहना है। आप फिक्र मत कीजिए। माही की बात सुनकर आराधना जी ने कहा, एक्स तुम जानती नहीं कि वो नालायक लड़का कितना नालायक है। सालों पहले हमारी प्रिंसेस को रुलाकर भाग गया था। 12 साल तक वापस नहीं आया। पता नहीं क्या कर रहा था और क्या नहीं, और अब जब वापस आया तो फिर से हमारी प्रिंसेस को लेकर चला गया। जितनी जल्दी हो सके उसे वापस आने के लिए कहना होगा। हमें हमारी प्रिंसेस की अभी से याद आ रही है। आराधना जी की बात सुनकर अंजलि जी ने कहा, हाँ हमने तो प्रिंसेस के लिए कितने सारे गिफ्ट लाए थे, वो तो पूरे गिफ्ट भी नहीं देख पाई। उन दोनों की बात सुनकर ऋषि जी ने कहा, छोटी बहू बड़ी बहू उन दोनों को एंजॉय करने दो। वो दोनों अपने हनीमून पर गए हैं। तुम दोनों थोड़ी सी टिपिकल सास की तरह हरकतें करना शुरू कर दो। ऋषि जी की बात सुनकर उन दोनों ने एक साथ कहा, हम ऐसी हरकतें कभी नहीं करेंगे। किट्टू हमारी प्रिंसेस है। ये कहते हुए वो दोनों मुंह बनाकर कार्टून देखने के लिए चली गई। उनके जाने के बाद माही ने ऋषि जी के पास आकर उनके गालों को पकड़कर खींचते हुए कहा, दादू मुझे बताओ कि आप ये पागल बहू कहाँ से लेकर आ गए? मतलब हद है, सारी की सारी पागल बहुएं ढूंढ कर लाए हो आप। मेरे साथ ऐसे बर्ताव करती है जैसे मैं इनकी असली बेटी हुई नहीं। बताओ ना दादू, क्या मैं सच में आपकी पोती नहीं हूँ? माही की बातें सुनकर ऋषि जी ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, सच तो यही है कि हम तुम्हें मंदिर से कुछ सीढ़ियों से उठाकर लाए थे। माही ने जैसे ये सुना उसके चेहरे पर उदासी और आंखों में आंसू आ गए। उसने गुस्से से कहा, बात ही नहीं करनी। आप सब लोग मुझे मेरे साथ ऐसे ही बर्ताव करते हो। माही को गुस्सा होते हुए देखकर ऋषि जी ने हंसते हुए कहा, माही बच्चा इस तरह से नाराज क्यों हो रही हो? हम मजाक कर रहे हैं। आप तो हमारी प्रिंसेस हो। आपके पैदा होने पर हमने कितने सारे लड्डू बांटे थे, कितनी सारी मिठाइयाँ बांटी थी, पूरे मुंबई को दावत दी थी, और आपको लगता है कि आप हमारी बेटी नहीं हो? माही ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, तो दादू मेरी एक बात मानो ना, मुझे एक लड़का पसंद है, आप मुझे उसे इम्प्रेस करने में मदद करो ना। माही की बात सुनकर ऋषि जी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। माही ने आसपास नजरें घुमा कर देखा और फिर क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, आपके खतरनाक दोस्त का पोता मुझे वही पसंद है, उसे मुझे इम्प्रेस करना है। मैं क्या करूं दादू? माही की बात सुनकर ऋषि जी ने हैरानी से कहा, क्या तुम्हें रियांश पसंद है? वो तुमसे बड़ा है। ऋषि जी की बात सुनकर माही ने मुंह बनाते हुए कहा, दादू भाई भी तो किट्टू से बड़े हैं, पर आप सब लोगों ने उन दोनों की शादी कर दी, फिर मेरी शादी से क्या प्रॉब्लम है? मैं सबसे कह देती, पर फिर ये लोग सीधा जाकर उनके ऊपर टूट पड़ते और बोलते कि शादी करो, शादी करो। मैं ऐसे शादी नहीं करना चाहती।
पहले मैं उन्हें इम्प्रेस करना चाहती हूँ, फिर थोड़ा सा चुपके चुपके वाला प्यार करना चाहते हो। उसके बाद मैं शादी के बारे में सोचना चाहती हूँ। आप समझ रहे हो ना दादू? आपकी मासूम सी पोती का सपना है ये। आप हमारा सपना नहीं तोड़ने वाले ना दादू। माही की बात सुनकर ऋषि जी ने कुछ सोचते हुए कहा, तो इसके लिए क्या करना होगा कुछ समझ नहीं आ रहा है। माही ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, अरे कुछ नहीं, हमें बताओ कि लड़कों को कैसे इम्प्रेस किया जाता है। एक जमाने में आप भी तो लड़के रहे होंगे ना। माही की बात सुनकर ऋषि जी ने उसे घूरते हुए कहा, एक जमाने में लड़के रहे होंगे से क्या मतलब है? हम अभी भी लड़के हैं। माही ने हंसते हुए कहा, अरे दादू अब आप बूढ़े हो चुके हो। आप मुझे इतना बताए कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या सच में लड़कों को खूबसूरत लड़कियां पसंद होती है, जो लड़कियों की तरह अदाएं दिखाएं, जो लड़कियों की तरह कपड़े पहने, जो खुले बाल रखें और लंबे लंबे झुमके पहने? बताओ ना दादू। माही की बात सुनकर ऋषि जी ने प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ, लड़कों को ऐसी लड़कियां पसंद होती है, पर अगर कोई सच में आपको दिल से पसंद करता है ना, तो वो आपको किसी भी रूप में पसंद कर लेगा। किसी भी रूप में, चाहे फिर आपने अच्छे कपड़े पहने हो या ना पहने हो, चाहे फिर आपने ट्रेडिशनल कपड़े पहने हो या फिर आपने वेस्टर्न कपड़े पहने हो, पसंद इंसान की नज़रों में होती है, न कि उसके कपड़ों में। समझ गई आप? ये कहते हुए ऋषि जी वहां से चले गए। माही ने पैर पटकते हुए कहा, कोई सॉल्यूशन देता ही नहीं। अपने नालायक भाइयों को बता दिया तो वो तो उसे उठा कर ले आएंगे। माही कुछ सोच, तुझे कुछ करना होगा। छोड़, तुझे किसी के लिए नहीं बदलना है। वैसे भी कुछ दिन के लिए बदलकर तू फिर से यही बन जाएगी, इसलिए तुझे अपने ऐसे लुक के साथ उसे इम्प्रेस करना होगा। ये सोचते हुए माही के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। उसने एटीट्यूड से अपने बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, मिस्टर रियांश कपूर, तैयार हो जाओ। माही बिरला आ रही है तुम पर अटैक करने के लिए। ये कहते हुए माही दौड़ते हुए अपने रूम में भाग गई। इंपीरियल आइलैंड। किट्टू अभी अभी सोकर उठी थी और अंगड़ाई लेकर बेड पर बैठी हुई थी। उसके होठों का पाउट बना हुआ था। उसी वक्त अगस्त्य रूम में आया। उसने किट्टू की तरफ देखते हुए कहा, किट्टू तुम्हें क्या क्या आता है? अगस्त्य की बात सुनकर किट्टू ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, खाना और सोना। किट्टू की बात सुनकर अगस्त्य उसे गुस्से से घूरने लगा। किट्टू ने मुंह बनाते हुए कहा, क्यों, हमें कोई काम नहीं करना? हम नहीं करने वाले। अगस्त्य ने किट्टू को घूरते हुए कहा, जो सारी स्पेशल ट्रेनिंग तुम्हें दी गई थी, वो सारी स्पेशल ट्रेनिंग का अब तुम्हें इस्तेमाल करना है। अगस्त्य की बात सुनकर किट्टू का चेहरा रोने जैसा हो गया। उसने पाउट बनाते हुए कहा, वो तो हमें जबरदस्ती दिलवाई गई थी, हमें नहीं करना कुछ। किट्टू की बात सुनकर अगस्त्य ने उसे घूरते हुए कहा, किट्टू तुम प्रिंसेस हो। प्रिंसेस को सारी ट्रेनिंग इसलिए दी जाती है ताकि वो जब क्वीन बने तो वो सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सके, और अब तुम क्वीन बन चुकी हो तो तुम्हें अपनी सारी खूबियां का इस्तेमाल करना होगा। तुम्हें सबको साबित करना होगा कि तुम क्वीन बनने के लायक हो। क्वीन बनना सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं होती है किट्टू, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो कि एक रिस्पॉन्सिबल इंसान को ही दी जाती है। जिस तरह की तुम्हारी हरकत है, सब लोग तुम्हें छोटा बच्चा समझकर तुम्हें क्वीन की पोजीशन से हटा देंगे। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर बचपना है, पर मैं ये भी जानता हूँ कि जो काम कोई नहीं कर सकता, वो बड़े बड़े काम तुम कर सकती हो। अगस्त्य की बात सुनकर किट्टू की आंखें चमकने लगी। उसने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, किट्टू को सब कुछ आता है, पर किट्टू को आलस भी आता है ना हब्बी। किट्टू जब क्वीन है तो ये सब काम क्यों करें? किट्टू को काम आते हैं, इसका ये थोड़ी मतलब है किट्टू सारे काम करेगी। अगस्त्य ने किट्टू के पास आकर प्यार से उसके माथे को चूमते हुए कहा, आपको खुद को साबित करना है कि क्वीन की पोजीशन के लिए आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता, कोई भी नहीं। समझ गई ना आप? आपको जो कुछ भी आता है, सब कुछ सामना करना पड़ेगा। आपको सिर्फ एक हफ्ते का टाइम है, अपनी सारी खूबियां को फिर से याद कर लो। ये कहकर अगस्त्य किट्टू के गालों को चूमकर वहां से चला गया। अगस्त के जाते ही किट्टू ने एटीट्यूड के साथ कहा, प्रिंसेस थी तो सब कुछ आता था हमें, और अब तो हम क्वीन बन चुके हैं, तो अब भी हमें सब कुछ आता है, पर हम ये सब कुछ क्यों करें? हम तो क्वीन हैं। क्वीन को तो कोई काम नहीं करने होते, पर सारे काम करवाने होते हैं। हम बदला लेंगे चुन चुन के। ये कहते हुए किट्टू बेड से उठकर खड़ी हो गई और बाथरूम में घुस गई। कुछ देर के बाद किट्टू एक रूम में खड़ी थी और आसपास कई सारे कंप्यूटर रखे हुए थे। अगस्त्य दोनों हाथ पेंट की पॉकेट में डालकर किट्टू की तरफ देख रहा था, जो कि इस वक्त बिल्कुल भी बचकानी हरकत नहीं कर रही थी, बल्कि बहुत सीरियस तरीके से आसपास अपनी नज़र घुमा रही थी।
अगस्त्य ने किट्टू को एक कंप्यूटर के सामने लाकर बिठाते हुए कहा, पूरे आइलैंड की सीसीटीवी हैक करो। किट्टू ने जैसे ही ये सुना उसने मुंह बनाते हुए कहा, ये करने की क्या जरूरत है हब्बी। अगस्त्य ने किट्टू को घूरते हुए कहा, मैंने कहा वो करो। किट्टू ने मुंह बनाकर अगस्त्य की तरफ देखा और अपनी नाजुक सी उंगलियों को तेजी से लैपटॉप के कीबोर्ड पर चलाने लगी। वो जैसे जैसे कि बॉर्डर पर अपनी उंगलियां चल रही थी, अगस्त्य की आंखें छोटी होती जा रही थी। किट्टू बहुत ध्यान से कीबोर्ड पर उंगलियां चलाते हुए सब कुछ देख रही थी। आखिर में 5 मिनट के बाद उसने क्यूट सी स्माइल के साथ कहा, हो गया। अगस्त्य ने लैपटॉप की तरफ देखा। किट्टू ने 5 मिनट के अंदर अंदर इंपीरियल आइलैंड की टॉप सिक्योरिटी को तोड़कर सारे सीसीटीवी कैमरे को हैक कर लिया था। किट्टू की स्माइल देखकर अगस्त्य ने उसके गालों को पकड़कर खींचते हुए कहा, वेरी गुड। किट्टू ने एटीट्यूड के साथ कहा, किट्टू को सब कुछ आता है। आपको क्या लगता है कि हम सब कुछ भूल गए? हमें अच्छे से याद है दादी माँ ने कहा था कि फ्यूचर में हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, पर ये सब कुछ क्यों करना है? हम तो क्वीन हैं ना, क्वीन को सारे काम क्यों करवा रहे हो आप? हमें तो बस आराम करना है। किट्टू की बात सुनकर अगस्त्य ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्वीन को बहुत सारे काम करने होते हैं और अब आपको भी करने होंगे। अगस्त्य की बात सुनकर किट्टू ने मुंह बनाते हुए कहा, और क्या करना है? अगस्त्य किट्टू को लेकर वहां से दूसरी तरफ आ गया, जहां पर शतरंज की चाल बिछाई गई थी। वहां पर पूरे रूम में ही शतरंज बिछाई गई थी और वहां पर पहाड़ों की जगह पर आदमी थे जो कि कलर किए हुए थे। वो सब लोग पहाड़ों की तरह एक जगह पर खड़े थे। अगस्त्य जाकर दूसरी तरफ खड़ा हो गया। उसने किट्टू की तरफ देखते हुए कहा, मुझे इसमें मात दो। अगस्त्य की बात सुनकर किट्टू ने मुंह बनाते हुए कहा, हमने कहा ना किट्टू को सब कुछ आता है, फिर आप सब कुछ दोबारा क्यों पूछ रहे हो? अगस्त्य ने किट्टू को घूरते हुए कहा, मैंने जितना कहा है उतना करो। ये कहते हुए अगस्त्य ने अपनी पहली चाल चली। उसकी पहली चाल चलते ही वो आदमी एक जगह से दूसरी जगह पर जाकर खड़ा हो गया। किट्टू ने मुंह फुलाकर अगस्त्य की तरफ देखा और फिर अपनी चाल चलना शुरू कर दिया। जैसे जैसे गेम आगे बढ़ रहा था, अगस्त्य के होठों के कोने टेढ़े होते जा रहे थे। आखिर में किट्टू ने अपनी आखिरी चाल चलते हुए कहा, शह और मात। ये कहते हुए किट्टू की आंखें चमकने लगी। किट्टू जीत चुकी थी। ऐसा नहीं था कि अगस्त को खेलने नहीं आता था। वो जानबूझकर किसी नॉर्मल इंसान की तरह खेल रहा था। किट्टू ने चुटकी बजाते ही उसे हरा दिया था। एपिसोड 79। कुछ देर के बाद अगस्त्य किट्टू को लेकर मेंशन के बाहर गार्डन में आ गया, जहां पर आर्चरी बोर्ड लगाया गया था। उसने किट्टू के हाथ में तीर कमान देते हुए कहा, निशाना लगाओ। किट्टू ने पाउट बनाते हुए कहा, हमें नहीं करना। अगस्त्य ने किट्टू को घूरते हुए कहा, किट्टू। किट्टू ने पाउट बनाते हुए कहा, हमारी दादी माँ भी हमसे ये सारे काम नहीं कराती थी, पर आप कर रहे हो। आप गंदे हब्बी हो। किट्टू आपसे कट्टी है, बात नहीं करेगी। ये कहते हुए किट्टू ने मुंह फुला लिया और तीर कमान को अपने हाथ में पकड़ लिया। उसने अपनी एक आंख को बंद किया और निशाना साधने लगी। अगस्त्य अपने दोनों हाथ पेंट की पॉकेट में डालकर किट्टू की तरफ देख रहा था। अगले ही सेकंड तीर आर्चरी के केंद्र में जाकर लगा। किट्टू ने लगातार 10 निशाने लगाए और 10 के 10 निशाने सेंटर में जाकर लगे। आखिर में उसने पाउट बनाते हुए कहा, हो गया, अब हम थक गए। अगस्त्य ने किट्टू को कमर से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, अब चलो मेरे साथ। ये कहते हुए अगस्त्य उसे लेकर मेंशन से कुछ दूरी पर आ गया, जहां पर घोड़ा का स्तंभबाल था। वहां पर कई सारे घोड़े थे। घोड़े को देखते ही किट्टू की आंखें चमकने लगी। अगस्त्य ने किट्टू की तरफ देखा और उसे लेकर एक घोड़े के पास आ गया। उसने घोड़े पर अपना हाथ रखते हुए कहा, चलो ऊपर। किट्टू ने अगस्त्य की तरफ देखा और आगे बढ़कर जल्दी से अगस्त्य के गाल पर किस करते हुए कहा, किट्टू को हौस बहुत पसंद है। ये कहते हुए किट्टू ने वहां पर रखे हुए चैन पर पैर रखा और घोड़े के ऊपर चढ़ गई। उसने रस्सी को मजबूती से पकड़ा और बड़ी सी स्माइल के साथ कहा, जेड किट्टू करेगी हॉर्स राइडिंग। ये कहने के साथ उसने रस्सी को खींच दिया। अगले ही पल घोड़ा किट्टू को लेकर वहां से दौड़ने लगा। अगस्त्य बस अपनी नज़र को घुमाकर किट्टू की तरफ देख रहा था, जो कि किसी प्रिंसेस की तरह घुड़सवारी कर रही थी। किट्टू को बचपन से ये सारी चीज सिखाई गई थी, क्योंकि वो एक प्रिंसेस थी और सबको पता था कि फ्यूचर में उसे क्वीन बनना है, पर किसी को ये नहीं पता था कि उसे इंपीरियल ग्रुप की क्वीन बनना है। अगस्त्य बस किट्टू को देख रहा था, जो कि घोड़े के साथ दूर निकल गई थी। वो बस अपनी आंखों को बंद करके गहरी सांस ले रहा था। 15 मिनट के बाद किट्टू वापस आ गई। उसने घोड़े को रोका और घोड़े के ऊपर से कूदकर नीचे आकर सीधा अगस्त्य के ऊपर कूद गई।
अगस्त्य ने जल्दी से कहा, "What are you doing?" किट्टू ने खुशी से उछलते हुए कहा, "हमें हौस की सवारी करना बहुत बहुत पसंद है।" अगस्त्य ने किट्टू की तरफ देखते हुए कहा, "किट्टू, जो कुछ भी तुमने सीखा है बचपन में, अब तुम्हें उन सब चीज़ों का इस्तेमाल करना होगा। तुम क्वीन बनने वाली हो, पर रास्ते में बहुत सारी मुश्किलें आएंगी। उन सभी मुश्किलों से तुम्हें खुद ही लड़ना है। उन सभी मुश्किल का तुम्हें खुद ही मुकाबला करना है।" अगस्त्य की बात सुनकर किट्टू ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, "किट्टू सब कुछ कर लेगी हब्बी, डोंट वरी। किट्टू के पास बहुत टैलेंट है, बस किट्टू को आलस आता है।" ये कहते हुए किट्टू अंगड़ाई लेने लगी। सच यही था कि किट्टू सारी चीज़ों में माहिर थी, क्योंकि उसे बचपन से जब वो 2 साल की थी, तब से इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग दी गई थी। बस मैडम के अंदर आलस कुछ ज़्यादा ही भरा हुआ था, जिस वजह से वो ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल कभी करती नहीं थी। नीतू जी ने किट्टू को हर एक चीज़ दिखाई थी, बस वो उसे कभी फिजिकल एक्सरसाइज के लिए नहीं माना पाए, क्योंकि उनकी महारानी किट्टू को सुबह की नींद से बहुत प्यार था। जब भी किट्टू को सुबह उठाया जाता, किट्टू रो रो कर पूरा घर सर पर उठा लेती। इस वजह से उसे फिजिकल एक्सरसाइज छोड़कर सब कुछ सिखाया गया था, और अब बस अगस्त्य उसे फिजिकल एक्सरसाइज सिखाकर ब्लैक बेल्ट सीखना चाहता था। अगस्त्य ने किट्टू की तरफ देखते हुए कहा, "कल से तुम्हें सिखाने के लिए ट्रेनर आ रही है। तुम्हें उसकी सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है और उसी हिसाब से डाइट लेना है।" अगस्त्य ने जैसे ही ये कहा, किट्टू की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने अगस्त्य को उंगली दिखाते हुए कहा, "नहीं, हम खाना अपनी पसंद से खाएंगे। हम कोई डाइट नहीं करने वाले। वैसे भी किट्टू इतनी ब्यूटीफुल, इतनी प्रीति और इतनी स्लिम है, उसे डाइटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझे आप गंदे हब्बी?" ये कहते हुए किट्टू ने मुंह बना लिया। अगस्त्य ने किट्टू की कमर में हाथ डालकर उसे अपने पास खींचते हुए कहा, "ऐसे कैसे, ज़रूरत नहीं है। तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी, क्योंकि मैं तुम्हें स्ट्रांग बनाना चाहता हूँ। वैसे भी बदमाशियाँ करना तो तुम कभी छोड़ेगी नहीं। मुसीबत में फंसना भी तुम कभी छोड़ोगी नहीं। सारी चीज़ आती है, पर फिजिकल एक्सरसाइज वो बिल्कुल नहीं करती हो तुम। तुम्हें सेल्फ डिफेंस तो आना ही चाहिए।" अगस्त्य की बात सुनकर किट्टू ने पाउट बना लिया। अगस्त्य ने किट्टू को गोद में उठा लिया और उसे लेकर सीधा रूम से बाथरूम में आ गया। किट्टू ने अभी भी पाउट बनाकर अगस्त्य की तरफ देख रही थी। अगस्त्य ने आगे बढ़कर हल्के से किट्टू के होठों को चूमते हुए कहा, "चलो थोड़ा सा रोमांस कर लेते हैं। बहुत मेहनत कर लिया तुमने।" अगस्त्य की बात सुनकर किट्टू ने मुंह बनाते हुए कहा, "गंदे हब्बी को किट्टू से दूर रहना है। किट्टू गंदे हब्बी के साथ कुछ नहीं करेगी। गंदे हब्बी किट्टू को बहुत परेशान करते हैं, बहुत ज़्यादा, इसलिए आपसे किट्टू ने कट्टी ले ली है।" ये कहते हुए किट्टू ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। अगस्त्य ने किट्टू के कान पर हल्के से बाइट करते हुए कहा, "ठीक है, कट्टी तो तुमने ली है ना, मैंने नहीं। मैं तो कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हें कुछ नहीं करना, तो ये तुम्हारी मर्जी है।" ये कहते हुए अगस्त्य ने अंदर लाकर किट्टू को बाथरूम के स्लैब पर बैठा दिया और उसके पैरों को अलग करके उसके पैरों के बीच में आकर खड़ा हो गया। किट्टू पाउट बनाकर अगस्त्य की तरफ देख रही थी। अगस्त्य ने किट्टू की नाजुक सी कमर को अपने दोनों हाथों से पकड़कर अपने करीब खींचा और उसके होठों को देखने लगा। उसने बेहद सेडेक्टिव वॉइस में कहा, "तुम्हारे होंठ बहुत टेस्टी है।" ये कहते हुए उसने आगे बढ़कर किट्टू के होठों पर अपने होंठ रख दिए। अगस्त्य के होठों को अपने होठों पर महसूस करके किट्टू की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने अगस्त्य को खुद से दूर करने की कोशिश की, पर अगस्त्य की पकड़ उसकी नाजुक सी कमर पर काफी मजबूत थी और वो काफी प्यार से किट्टू के होठों को चूम रहा था। कुछ देर के बाद अगस्त्य ने हल्के से किट्टू के होंठ पर बाइट किया और उसके होठों को छोड़ दिया। अगस्त्य के छोड़ते ही किट्टू गहरी गहरी सांस लेने लगी। अगस्त्य ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, "स्वीट हार्ट, क्या अभी तक तुम्हें किस करते हुए सांस लेना नहीं आया? मैंने कितनी बार तुम्हें किस किया है, पर तुम अभी तक नहीं सीखी। इस तरह से हम आगे कैसे बढ़ेंगे?" अगस्त्य की बात सुनकर किट्टू ने उसे उंगली दिखाते हुए कहा, "गंदे हब्बी, आप बहुत बुरे हो, बहुत बुरे हो। किट्टू को परेशान करते हो। किट्टू आपसे बात नहीं करेगी।" ये कहते हुए किट्टू अपने दिल पर हाथ रखकर गहरी गहरी सांस लेने लगी। अगस्त्य ने किट्टू के चेहरे की तरफ देखा और हल्के से उसके होठों पर बाइट करते हुए कहा, "जब तक मैं नहीं चाहता, तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। जब तक मैं नहीं चाहता, तुम कुछ नहीं कर सकती मेरी जान।" ये कहते हुए अगस्त्य ने किट्टू को गोद में उठाया और उसे लेकर बाथटब में आकर बैठ गया। वो बाथटब में धीरे धीरे किट्टू के कपड़ों को रिमूव कर रहा था। किट्टू को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो मुंह फुलाकर बैठी हुई थी। कुछ ही देर में अगस्त्य ने उसके कपड़ों को रिमूव कर दिया था और उसकी पीठ पर चूम रहा था।
अब तक जो किट्टू शांत बैठी हुई थी, अब उसके मुंह से मदहोशी भरी आवाज निकल रही थी। वो अगस्त्य को रोकना चाहती थी, पर अगस्त्य शायद रुकने के लिए तैयार ही नहीं था। अगस्त्य बहुत प्यार से उसकी पीठ को चूम रहा था। कुछ देर के बाद उसने किट्टू को अपने करीब खींचकर हल्के से उसके कॉलरबोन को बाइट करते हुए कहा, किट्टू आई वॉन्ट यू। मुझे तुम्हारे साथ प्यार करना है, बहुत सारा प्यार। अगस्त्य की बात सुनकर किट्टू ने बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, गंदे हब्बी, अभी भी तो आप प्यार कर रहे हो। किट्टू की बात सुनकर अगस्त्य ने हल्के से किट्टू के कानों को बाइट किया और उसके कानों में धीमी आवाज में कहा, ये वाला प्यार नहीं, वो वाला प्यार जो मैंने तुम्हें पहली बार किया था हॉट एयर बैलून में। अगस्त्य की बात सुनकर किट्टू की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने अगस्त्य की तरफ देखकर अपने मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, पेन होता है और आप किट्टू को छोड़ते भी नहीं हो। किट्टू की बात सुनकर अगस्त्य ने उसके कानों को चूमते हुए कहा, तो तुम्हें छोड़ने कौन चाहता है, मैं तो तुम्हें छोड़ना ही नहीं चाहता, तो क्यों छोड़ूंगा। ये कहते हुए अगस्त्य ने किट्टू को अपने और करीब खींच लिया और उसकी गर्दन पर अपने होंठ चलाने लगा। किट्टू अपनी आंखों को बंद करके खुद को रिलैक्स करने की कोशिश कर रही थी, पर अगस्त्य उसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। कुछ ही देर में किट्टू की मदहोशी भरी आवाज बाथरूम में गूंज रही थी। अगस्त्य किट्टू की बॉडी के हर हिस्से को चूम रहा था। किट्टू उसे खुद से दूर करना चाहती थी, पर अगस्त्य के इस तरह से छूने की वजह से वो भी पिघल रही थी, इसलिए वो भी उसे खुद से दूर करने की जगह पर गहरी गहरी सांस लेकर अपने आप को संभालने की नाकाम कोशिश कर रही थी। कुछ देर बाद अगस्त्य ने किट्टू के कानों को हल्के से चूमते हुए कहा, किट्टू मेरी जान, आई लव यू। ये कहते हुए अगस्त्य ने किट्टू को अपने और करीब खींच लिया। अगले ही पल किट्टू के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई। उसने रोते हुए कहा, गंदे हब्बी। अगस्त्य ने किट्टू को अपने और करीब खींचकर प्यार से कहा, नहीं होगा दर्द, मैं प्यार से बर्ताव करूंगा। ये कहते हुए अगस्त्य किट्टू बॉडी में मूवमेंट करने लगा। किट्टू के हाथों की पकड़ अगस्त्य के कंधे पर मजबूत हो चुकी थी। दोनों इस वक्त बेहद इंटीमेट पोजीशन में एक दूसरे के करीब बैठे हुए थे। दोनों की बॉडी आपस में चिपकी हुई थी और दोनों एक दूसरे को अपना बनाने में लगे हुए थे। कुछ देर तक तो किट्टू दर्द से रोती रही, पर बाद में जब अगस्त्य जेंटल तरीके से उसके साथ बर्ताव करने लगा तो किट्टू भी रिलैक्स होकर उसके साथ एंजॉय करने लगी। कुछ देर के बाद किट्टू ने अपना सर अगस्त्य के कंधे पर रखा कर थकी हुई आवाज में कहा, किट्टू थक गई हब्बी, किट्टू को छोड़ो अब। किट्टू की बात सुनकर अगस्त्य ने उसके छोटे से चेहरे की तरफ देखा, जो कि पसीने से भीग चुका था और लाल हो चुका था। उसने गहरी सांस ली और अपनी आंखों को बंद करके खुद को रिलैक्स करने की कोशिश करने लगा। कुछ देर के बाद अगस्त्य किट्टू को गोद में लेकर वहां से उठकर खड़ा हो गया। किट्टू अभी भी उसकी गोद में थी और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी। पहले से ही किट्टू के जालिम हब्बी ने दिन भर उसे मेहनत करवाई थी और अभी भी मासूम सी किट्टू को छोड़ने की जगह पर उसकी हालत खराब कर दी थी। अगस्त्य ने किट्टू के गालों को चूमते हुए कहा, किट्टू। किट्टू ने पाउट बनाते हुए कहा, सोने दो गंदे हब्बी। ये कहते हुए किट्टू ने अगस्त्य के सीने पर अपना सर रख दिया। अगस्त्य ने अपना सर हिलाया और किट्टू को लेकर बाथरूम से बाहर आ गया। उसने किट्टू को बेड पर लेटाया और खुद उसके लिए कपड़े लेने के लिए चला गया। किट्टू अगस्त्य के छोड़ते ही गीली हालत में बेड पर सो गई थी। अगस्टाइन बाहर आकर किट्टू की गीली बॉडी को क्लीन किया और फिर उसे एक ढीली सी शर्ट और नीचे शॉर्ट्स पहनाकर उसके माथे को चूम लिया। किट्टू उसकी जान थी, पर अब उसे किट्टू को स्ट्रांग बनाना था ताकि किट्टू खुद को प्रोटेक्ट कर सके, ताकि किट्टू खुद के फैसले खुद ले सके, ताकि कोई भी किट्टू पर उंगली ना उठा सके कि वो इंपीरियल ग्रुप की किंग की क्वीन बनने के लायक नहीं है। अगस्त्य ने अपनी आंखों को बंद करके गहरी सांस लेते हुए कहा, मैं किसी को भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा नहीं होने दूंगा। किसी की इतनी औकात नहीं है कि वो अगस्त्य के खिलाफ खड़ा हो सके। ये कहते हुए अगस्त्य ने फिर से किट्टू के गालों को चूम लिया। नींद में ही किट्टू अजीब अजीब से मुंह बना रही थी, जैसे अगस्त्य को नींद में कोस रही हो। अगस्त्य ने उसके गालों को खींचते हुए कहा, बदमाश लड़की। ये कहते हुए अगस्त्य अपना मोबाइल लेकर बालकनी में आ गया। इंपीरियल आइलैंड का माहौल बेहद खूबसूरत था। यहाँ का वेदर भी बहुत ज्यादा प्यार था, ना ज्यादा गर्मी पड़ती थी ना ज्यादा ठंड। ये आइलैंड दुनिया के बीचों बीच में था, जिसके बारे में दुनिया के काफी कम लोग जानते थे कि आखिर वो है कहाँ पर। सब लोगों ने नाम तो सुना था, पर वो सच में है या नहीं, इसके बारे में अभी तक पुष्टि नहीं की गई थी। एपिसोड 80। अगस्त्य बालकनी में आकर किसी के साथ कॉल पर बात कर रहा था। कुछ देर के बाद उसने कॉल कट करके गहरी सांस लेते हुए कहा, कल से तुम्हें बहुत मेहनत करनी है किट्टू।
ये कहते हुए अगस्त्य की होठों पर एक छोटी सी स्माइल आ गई। वो जानता था कि उसकी छोटी सी बीवी को गुस्सा तो बहुत आएगा, पर ये सब कुछ उसकी हेल्थ के लिए भी और उसके फ्यूचर के लिए भी सही था। अगस्त्य इतना चाहता था कि किट्टू ज्यादा ना सही पर सेल्फ डिफेंस सीख जाए, ताकि अगर कोई उसे कुछ कह दे तो किट्टू खुद उसकी अपनी छोटी से हाथ से मुंह तोड़ सके। कपूर मेंशन, मुंबई। रियांश इस वक्त अपने रूम की बालकनी में खड़ा था। उसने शर्ट नहीं पहनी हुई थी। उसके हाथ में कॉपी का मैक था और वो चांद की तरफ देख रहा था। तभी उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलट कर देखा तो उसके पीछे कोई भी नहीं था। उसने खुद से कहा, व्हाट द हेल। ये कहते हुए वो दोबारा आसमान की तरफ देखने लगा। तभी अचानक से दो हाथ उसे अपनी कमर पर महसूस हुई। रियांश ने झटके से पलट कर देखा तो पीछे माही खड़ी थी, जो कि चमकती आंखों से उसे ही देख रही थी। एक पल के लिए माही को अपने पीछे देखकर रियांश को हैरानी हुई, पर अगले ही पल उसने गुस्से से कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, वह भी इतनी रात को। रियांश की बात सुनकर माही ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या कर रही हो इसका क्या मतलब है? आपकी याद आ रही थी। नींद नहीं आ रही थी तो आ गई। वैसे भी प्यार में पागल आशिक इस तरह से रात को भी मिलने के लिए आते हैं। क्या आपको ये बात पता नहीं थी मिस्टर रियांश कपूर? ये कहते हुए माही मुस्कुराने लगी। माही की बात सुनकर रियांश ने गुस्से से घूरते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है। माही ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, खराब तो मेरा दिल है जो मेरी सुनता ही नहीं, पर दिमाग भी खराब हो चुका है। जब से आपको देखा है, जब से आपके प्यार में पड़ी हूँ, तब से इस दिल को कितना मनाने की कोशिश करती हूँ, पर ये दिल है कि सुनता ही नहीं है। माही की बात सुनकर रियांश ने अपनी आंखों को बंद करके कॉफी कप को साइड टेबल पर रखकर माही को कंधों से पकड़कर खुद से दूर करते हुए कहा, माही तुम समझती क्यों नहीं हो? रियांश की बात पर माही ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या समझना है जरा बता दीजिए। वैसे मैं कुछ समझने के लिए तैयार नहीं हूँ, पर फिर भी आपके लिए समझने की कोशिश जरूर करूंगी। माही की बात सुनकर रियांश ने इरिटेट होते हुए कहा, माही हम दोनों के बीच में कुछ नहीं हो सकता। तुम जो मेरे लिए महसूस करती हो वो सिर्फ अट्रैक्शन है, जो कि वक्त के साथ कम हो जाएगा, इसलिए खुद को संभालो माही। इस उम्र में इस तरह से अट्रैक्शन होना नॉर्मल बात है। तुम एक टीनेजर हो। रियांश की बात सुनकर माही ने उसके गले में अपने दोनों बाह डालते हुए कहा, 6 महीने के बाद मैं टीनेजर नहीं रहूंगी मिस्टर रियांश कपूर। उसके बाद क्या आप मुझे एक्सेप्ट करोगे? ये कहते हुए माही अपनी काली काली आंखों से टुकुर टुकुर रियांश को देखने लगी। रियांश ने अपनी आंखों को बांधकर गहरी आवाज में कहा, माही मैं कैसे समझाऊं तुझे? रियांश की बात सुनकर माही ने मुस्कुराते हुए कहा, समझा दीजिए मिस्टर रियांश कपूर, जैसे भी समझाएंगे हम समझ जाएंगे। बस खुद से दूर करने की कोशिश न कीजिए, क्योंकि आपसे दूर नहीं रह पाएंगे। आपसे दूर होकर हम मर जाएंगे, और मरना हम नहीं चाहते। अभी तो शादी भी नहीं हुई, अभी तो बच्चे भी नहीं हुए, इतनी जल्दी मर के क्या करेंगे? माही की बात सुनकर रियांश ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है। माही ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, अरे दिल भी खराब हो चुका है, जब से ये आपके ऊपर आया है ना, ये खराब हो चुका है। इसे सुधारने की बहुत कोशिश की, पर इसने कहा कि मैं नहीं सुधरने वाला। तुझे जिसने चुराया है तू उसी के पास चला जा, इसलिए मैं आपके पीछे पीछे आ गई मिस्टर कपूर। माही की बात सुनकर रियांश ने माही को कंधों से पकड़कर गुस्से से उसके कंधों को दबाते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका है। तुम्हें खुद को डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। रियांश का जवाब सुनकर माही ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे खुद को डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है, पर प्रॉब्लम यह है कि मेरी बीमारी का डॉक्टर इस दुनिया में सिर्फ एक है, और उस डॉक्टर का नाम है रियांश कपूर, इसलिए मैं अपने डॉक्टर के पास आई हूँ। मैं तो रोज अपने डॉक्टर के पास आती हूँ इलाज के लिए, पर मेरा डॉक्टर ना बहुत खड़ूस है। मेरा इलाज करता ही नहीं है, दिल करता है कि डॉक्टर का सर फोड़ दूं, पर फिर डॉक्टर है ही इतना प्यारा कि सर फोड़ने का दिल नहीं करता। अब क्या करूं समझ नहीं आ रहा है। तो डॉक्टर साहब को कुछ कहिए ना कि हमारा इलाज करें। माही की बात सुनकर अब रियांश का दिमाग खराब हो रहा था। उसका दिल कर रहा था कि वो एक खींचकर माही को जोर से थप्पड़ लगा दे, पर उसका प्यारा सा चेहरा देखकर उसकी हिम्मत नहीं हुई। उसने प्यार से माही का चेहरा अपने हाथ में भरते हुए कहा, माही तुम समझती क्यों नहीं हो? माही ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, बस ऐसे ही प्यार से देखो ना, बस ऐसे ही प्यार से बात करो ना, ऐसा लगता है कि बस ये वक्त यहीं पर थम जाए और हम आपकी बाहों में समा जाए। ये कहते हुए माही ने मजबूती से रियांश को पकड़ लिया। रियांश ने अपनी आंखों को बंद करते हुए कहा, माही तुम पागल हो चुकी हो।
माही ने रियांश के गालों पर किस करते हुए कहा, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके प्यार में पागल हो गई हूँ और इसी तरह से पागल रहने वाली हूँ, इसलिए मुझे एक्सेप्ट कर लीजिए ना आप। क्या प्रॉब्लम है? अगर आपको डर लगता है तो मैं सबके सामने जाकर बता देती हूँ कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। सबको ये बता देती हूँ कि मैं आपकी दीवानी हूँ। सबको ये बता देती हूँ कि मुझे आपसे शादी करनी है। बताए क्या मैं अभी जाकर नीतू दादी को कहूँ? माही की बात सुनकर रियांश की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखों को देखकर माही ने मुस्कुराते हुए कहा, आपका क्या कहना है? मैं अभी बताती हूँ। ये कहते हुए माही ने रियांश को छोड़ा और दौड़ते हुए बाहर जाने लगी। उसने चिल्लाते हुए कहा, नीतू दादी मुझे रियांश से शादी करनी है। नीतू दादी मुझे रियांश से शादी करनी है। माही की बात सुनकर रियांश दौड़ते हुए माही के पास आ गया। उसने एक हाथ से माही को कमर से पकड़कर हवा में उठाकर उसके मुंह को बंद करते हुए कहा, इडियट लड़की, तुम्हारा दिमाग खराब है। माही उसकी गोद में छटपटा रही थी। रियांश ने उसे हवा में ऊपर उठाया हुआ था। माही उसे खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, पर रियांश उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं था। रियांश ने लाकर माही को बेड पर पटक दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। उसने माही के दोनों हाथों को पकड़कर बेड पर प्रेस करते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है। क्या कर रही हो तुम? माही ने मुस्कुराते हुए कहा, कितनी बार कहूँ, दिमाग दिल फेफड़े सब कुछ खराब हो चुके हैं, सिर्फ आपकी वजह से। किसने कहा था इतना हैंडसम होने के लिए? किसने कहा था कि हमारे दिल पर राज करने के लिए? किसने कहा था इस तरह से हमें अपना दीवाना बनाने के लिए? बोलिए मिस्टर कपूर, बोलिए। माही की बात सुनकर रियांश हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। माही ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, अरे ऐसे मत देखिए, प्यार हो जाएगा। वैसे भी हम तो आपके पहले से ही दीवाने हैं, आप भी हमारे दीवाने हो जाएंगे। रियांश ने गहरी सांस लेते हुए कहा, माही तुम समझती क्यों नहीं हो? माही ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं समझ रहे हैं ना, तो समझ जाए कि हम नहीं समझने वाले हैं। अगर हम नहीं समझ रहे हैं तो आप समझ जाए ना कि हम आपसे प्यार करते हैं। कितनी देर से कह रहे हैं कि प्यार करते हैं, पर आप जैसे समझने के लिए तैयार ही नहीं है। हद होती है किसी एक इंसान को परेशान करने की। हमारा छोटा सा दिल कितने टुकड़ों में टूट चुका है, आपको पता है। बार बार आपके रिजेक्शन को मुस्कुराते हुए एक्सेप्ट कर रहे हैं, बार बार आपके रिजेक्शन को सुनने के बाद भी आपको प्रपोज कर रहे हैं। इसका यही मतलब है ना कि आपसे प्रेम था, मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत तो हमारी मोहब्बत की कदर कर लीजिए मिस्टर कपूर, वरना पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। ये कहते हुए माही मुंह बनाने लगी। वही रियांश लगातार उसके होठों को देख रहा था, जो कि बोलते हुए गुलाब की पंखुड़ी की तरह लग रहे थे। वो एक पल के लिए भी माही पर से अपनी नज़र नहीं हटा पा रहा था। रियांश को खुद को इस तरह से देखते हुए देखकर माही ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, किस करना चाहते हो? रियांश ने खोए हुए अंदाज में अपना सर हिला दिया, जिसे देखकर माही की आंखें चमकने लगी। उसने रियांश के दोनों हाथों को अपने हाथों से हटाकर अपने हाथों से उसके कॉलर को पकड़कर उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, तो सोचने की क्या जरूरत है, सीधा करो ना। ये कहते हुए माही ने रियांश के होठों पर अपने होंठ रखे और उसे किस करने लगी। रियांश ने जैसे ही ये देखा उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने माही को खुद से दूर करने की कोशिश की, पर माही तो जैसे उसके होठों पर टूट पड़ी थी। रियांश भी अब धीरे धीरे पिघलता जा रहा था। वो भी धीरे धीरे उसे खुद से दूर करने की जगह पर उसका किस करने में साथ दे रहा था। माही ने जब महसूस किया कि रियांश भी उसका साथ दे रहा है, उसकी खुशी से नाचने का दिल किया, पर फिलहाल उसने किस करने पर फोकस किया। वो काफी प्यार से रियांश को किस कर रही थी। कुछ देर के बाद उसने रियांश के लिप्स पर बाइट करके उसके होठों को अपने होठों की गिरफ्त से आज़ाद करके गहरी गहरी सांस लेते हुए कहा, मिस्टर रियांश कपूर, बहुत टेस्टी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी, पर याद रखना कि आपको किस करने का हक सिर्फ हमारा है। अगर किसी और चुड़ैल को अपने अपने आसपास भी आने दिया ना, तो उस चुड़ैल का और आपका दोनों का खून कर लेंगे। माही बिरला नाम है मेरा, और बिरला परिवार अपने दुश्मनों को छोड़ता नहीं है, फिर वो चाहे कोई भी क्यों ना हो। ये कहते हुए माही ने आंख मारकर रियांश की तरफ देखा। माही की बात सुनकर रियांश को अचानक से एहसास हुआ कि अभी अभी उसने क्या किया है। उसने जल्दी से माही के ऊपर से उठकर अपने बालों को पकड़कर खींचते हुए कहा, ओह गॉड, ये मैंने क्या कर दिया। रियांश को इस तरह से बर्ताव करते हुए देखकर माही ने छोटी आंखों से उसे घूरते हुए कहा, व्हाट यू मीन बाय क्या कर दिया? किसी किया है? ऐसे बर्ताव कर रहे हो जैसे हम प्रेग्नेंट हो चुके हैं और तुम और हम दोनों माँ बाप बनने वाले हैं। वाई कहते हुए माही हंसने लगी।
उसकी बात सुनकर रियांश ने उसे छोटी आंखों से घूरते हुए कहा, कितनी ज्यादा बेशर्म हो तुम। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे सामने चुपचाप मुस्कुराकर मेरे पास से भाग जाने वाली माही इतनी थरकी हो सकती है। रियांश की बात सुनकर माही ने एटीट्यूड से कहा, अरे थरकी तो मैं बचपन से हूँ, बस आपके सामने शरीफ बन के रहती थी। ये सोचकर कि कहीं आपको संस्कारी लड़की पसंद हुई तो आप मुझे रिजेक्ट कर देंगे, पर क्या फ़ायदा हुआ। हर बार ऐसे भी रिजेक्ट कर दिया है, इसलिए अब मुझे संस्कारी नहीं बनना, जैसी बदतमीज हो वैसे ही बदतमीज बन के रहूंगी। जिसके लिए खुद को बदलना माही बिरला का स्टाइल नहीं है, बल्कि माही बिरला उसे अपने रंग में रंग देगी जैसे कि आपको। ये कहते हुए माही मुस्कुराने लगी। उसकी बातें सुनकर रियांश ने इरिटेट हुए कहा, यहाँ से दफा होने का क्या लोगी। माही ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, एक और किस दे दो। एक और किस दोगे तो यहाँ से दफा हो जाऊंगी मिस्टर कपूर। रियांश ने इरिटेट होते हुए कहा, माही डोंट यू डेयर, चली जाओ यहाँ से। माही ने मुंह बनाते हुए कहा, बड़े खड़ूस हो आप। कोई बात नहीं, खड़ूस लोगों को कैसे सुधारा जाता है ये मुझे अच्छे से पता है। माही की बात सुनकर रियांश ने छोटी आंखों से घूरने लगा। माही ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, अरे ऐसे घूर कर मत देखो, प्यार हो जाएगा। वैसे भी आप पूरी कोशिश कर रहे हो कि आपको हमसे प्यार ना हो, पर फिर भी हो ही जाएगा देखना। ये माही का चैलेंज है, और माही का चैलेंज कभी भी अधूरा नहीं रहता। जल्दी ही आप हमारे पीछे तितली की तरह मंडराते फिरोगे, और हम आपको बिल्कुल भाव नहीं देंगे, समझ आया मिस्टर रियांश कपूर। माही की बात याद रखना। ये कहते हुए माही बेड से कूदकर खड़ी हो गई। तो दोस्तों आगे क्या होगा यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।